सो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर शुरू हो चुका है। ये पेपर था आपका एंशिएंट हिस्ट्री का बीए थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे थे उनका पेपर आज ही हुआ है। जस्ट अभी पेपर होकर के आपका संपन्न हुआ है। 11:30 बजे से पेपर स्टार्ट था। तो ये बच्चों ने पेपर मेरे पास भेजा, गुरुजी सॉल्व करवा दीजिए। AAC 201 F यानी कि ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर है। बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 यानी आज का पेपर आज की डेट में ही हुआ है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ना था। 550 AD से लेकर के राजपूत डायनेस्टी तक आपको यहाँ पर अध्ययन करना था। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और उसका सही उत्तर क्या था, यानी आंसर के लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट की बाकी क्लासेस जो होंगी, जैसे कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर आपका लगा हुआ है उसको लेकर के मैंने शुक्ला स्टडी पॉइंट पर लाइव क्लास ले ली है। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपकी लाइव क्लास यानी मॉडल पेपर डिस्कस होगा और इस चैनल पर यानी को करिकुलर मास्टर पर आपके सारे पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे जो आपके पेपर होते हैं। ठीक है, तो आंसर की देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही था। ये देखिए भैया, आपका एग्जाम का पेपर मेरे समक्ष आ चुका है, मेरे पास है। और ये पेपर था, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए थे। 50 क्वेश्चन थे, सभी प्रश्नों को आपको करने थे। 1.5 नंबर का एक प्रश्न था, 75 नंबर का पूरा पेपर था। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंधित सभी कॉलेजों में पूछे जाते हैं। चलिए तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी में इधर उत्तर लिखा हो तो आप अंग्रेजी में पढ़ते हुए चलेंगे, हिंदी में भी मैं इधर देखता हुआ चलता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? तो अपने मातृ नामों से लक्षित होने वाले राजवंश की अगर बात की जाए तो वो होते सातवाहन वंश के राजा। सातवाहन जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी वगैरह जैसे आप देखते हैं। सातवाहन शासक अक्सर अपनी माताओं के नाम से जाने जाते थे। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया, गौतमी का पुत्र था सातकर्णी इसलिए। जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलमामी यानी वशिष्ठी के पुत्र थे ये। यह उनकी वंशावली में मातृसत्तात्मक प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि राजसत्ता पुरुष के हाथ में ही रहती थी, लेकिन नाम के आगे माता का नाम जोड़ा जाता था। देखिए गौतमी पुत्र सातकड़ी ऐसे करके। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, मिलिंद पहो इज एसोसिएटेड विथ। मिलिंद पहो संबंधित है। मिलिंद पहो एक रचना है जिसको लिखा किसने है? मीनेंडर ने लिखा। किसने लिखा बेटा? मीनेंडर की रचना है, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मीनेंडर जो थे उन्हीं की रचना है मिलिंद पहो। ठीक है, एक प्रसिद्ध पाली का ग्रंथ है जिसमें बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन और हिंदू यूनानी राजा थे मीनेंडर, उन्हीं के बीच का दार्शनिक संवाद हुआ था। तो मीनेंडर जो कि यूनानी हिंदू के राजा थे, यानी हिंद यूनान के राजा थे। हिंदू यूनानी राजाओं में से एक थे मीनांडर, बड़े फेमस राजा थे जिसको मिलिंद भी कहते हैं कहीं कहीं पर। और जो ये थे, किनका क्या नाम था, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके बीच में बौद्ध धर्म को लेकर के थोड़ा संवाद हुआ था पाली भाषा में। वही उसी संवाद को लिख दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था बेटा, प्रश्न था कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? बताएं, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, मैंने कई बार बताया था समुद्रगुप्त को। ठीक है, 100 से अधिक युद्धों को जीतते हैं, एक भी युद्ध हारने का वर्णन नहीं मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं की युद्धों से भरी पड़ी है। हरसेन ने जिसको लिखा है, हरसेन इनके दरबारी कवि हुआ करते थे समुद्रगुप्त के। इनके दरबार में सोने के सिक्के भी खूब चलाए गए थे। ठीक है, अब समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त को उसके कुछ स्वर्ण सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जो कला और संगीत के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, द बिगेस्ट होल्ड ऑफ गुप्त कॉइन्स यानी गुप्त सिक्के की सबसे बड़ी निधि कौन सी है? बताएं, हाजीपुर निधि, बस्ती निधि, बयाना निधि या हुगली निधि? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बयाना निधि। बयाना निधि इसकी राइट आंसर हो जाएगी। बयाना हॉर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार था, निधि था, वो राजस्थान का बयाना यानी आज का जो भरतपुर है वही बयाना हुआ करता था, वहीं से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मीनेंडर अनुयायी था। मीनेंडर वाज द फॉलोअर ऑफ बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, भागवत धर्म का या शैव धर्म का? मीनांडर जो था बेटा, ये किस धर्म का अनुयायी था? ये जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंद यूनानी राजा मीनेंडर यानी मिलिंद पहो ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था ये मीनेंडर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है इनमें से? देखिए, पतंजलि जो महाभाष्य की रचना है, ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। पतंजलि की रचना कौन सी? महाभाष्य, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये भी एक व्याकरण ग्रंथ ही है, तो ये दोनों व्याकरण ग्रंथ हैं, ठीक है। चंद्र व्याकरण भी व्याकरण ग्रंथ होता है आपका, क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि आप देखते हैं जो आपका ये है, क्या नाम है, इंडिका पुस्तक, किसको लिखा है? मेगस्थनीज ने। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ नहीं है। यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, उसके द्वारा लिखा गया था, ऐतिहासिक विवरण है जिसमें मौर्यकालीन और भारत के बारे में बेसिकली आपको बताया गया है। जबकि महाभाष्य, अष्टाध्याय और चंद्र व्याकरण जो है, ये व्याकरण ग्रंथ नहीं है। सातवां प्रश्न आ चुका, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? तो हरिसेन जो थे, सॉरी, हाँ हरिसेन कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, हरिसेन जो थे वो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार है। कौन? हरिसेन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और संधि विग्रह के युद्ध और शांति का मंत्री भी यही था, हरिसेन, ठीक है। और संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है, इलाहाबाद में आपको मिल जाएगा ये। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर प्रश्न है, बिम कडफिसस विश्वास रखता था। बिम कडफिसस जो था, ये विश्वास रखता था। बिम कडफिसस की बात की जाए तो किसमें विश्वास रखता था? तो शैव धर्म में। बिम कडफिसस जो था, शैव धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक था बिम कडफिसस। उसके सिक्कों पर भगवान शिव और नंदी की तमाम सारी आकृतियां आपको दिखाई पड़ती हैं और जो उसके शैव धर्म के होने का प्रमाण देती हैं, ठीक है। भगवान शिव की पूजा करते हुए मुद्रा दिखाई गई है। 9वां प्रश्न आ चुका, गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? देखिए, ये पेपर आपका तो आंसर की हो ही जाएगा, आप मिला लेंगे, लेकिन 2027 की परीक्षा के लिए ये आपकी तैयारी हो जाएगी। 2027 में अगर आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? लिच्छवी दौहित्र की अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र का अर्थ होता है लिच्छवियों की बेटी का पुत्र। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी हुआ करती थी और इसीलिए लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र माने होता है पुत्री का पुत्र, ठीक है। तो लिच्छवियों की राजकुमारी थी, जो है लिच्छवियों की राजकुमारी थी कुमार देवी। उनकी शादी हुई थी जो है समुद्रगुप्त के पिताजी से, ठीक है। तो इसलिए लिच्छवी का पुत्र होता तो लिच्छवी पुत्री होता, लिच्छवी पुत्र होता, लेकिन लिच्छवी दौहित्र माने होता है कि पुत्री का पुत्र। तो समुद्रगुप्त जो थे लिच्छवी राजकुमारी की पुत्री के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन आ चुका, 10वां नंबर प्रश्न है, किसने अपने सैन्य अभियान में प्रसभोद्धरण की नीति को अपनाया था? बताएं। प्रसभोद्धरण नीति यानी मिलिट्री कैंपेन कैंपेन बताएं, फटाफट से आप बताएं। तो समुद्रगुप्त जो था, प्रसमोद्धरण की नीति समुद्रगुप्त ने अपनाया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों के विरुद्ध अभियान चलाया था। उसने इन राजाओं को हराने के बाद उसने राज्य को पुनः लौटा भी दिया था। इस नीति को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह या इसी को प्रसमोद्धरण, जिन्हें पकड़ना, मुक्त करना और उन पर दावा दिखाना कहा जाता है। यानी कि पहले तो जीते और जीते के बाद में फिर से अपना दावा कर करके उनको दान में दे दिया या उनको दे दिया कि भाई जाओ, मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। इससे क्या होता है कि राजा एकदम से उसके गुलाम टाइप के बन जाते हैं और वो हमेशा उनके बखान करते हैं और उनके सामने हमेशा झुकते रहते हैं। तो ये था समुद्रगुप्त, जो कि एक महान शासक था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें भैया। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सीमुक। सीमुक जो थे सातवाहन डायनेस्टी के संस्थापक थे, ठीक है। लगभग में 60 ईसा पूर्व में कनौ राजवंश को समाप्त करके सातवाहन वंश की स्थापना करी थी सीमुक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित अधिकारियों में से चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कौन नहीं है इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त जो था, प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित अधिकारियों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अधिकारी नहीं है। देखें, तुषास्क जो था यही नहीं था, बाकी वीरसेन, पर्णदत्त और सनकानिक जो थे ये सभी लोग चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अधिकारी हैं। जबकि तुषाफ जो था, तुषाफ या तुखास्प, ठीक है, ये जो था बेटा, ये मौर्य सम्राट अशोक के समय का एक यमन यूनानी राज्यपाल हुआ करता था, जिसने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी तुषाफ ने। और वीरसेन, प्रणदत्त और सनकादिक के चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, ठीक है, थे। जबकि तुषाफ जो था ये नहीं था। तो ये किससे संबंधित था? ये अशोक से संबंधित है, ठीक है, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न आ चुका है, गुप्त वंश में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? बताएं।
गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ये गुप्त सम्राट है चंद्रगुप्त प्रथम, लगभग में 320 ईस्वी के आसपास इन्होंने गुप्त वंश की गद्दी पर बैठे। महाराजा धीराज यानी कि राजाओं की राजा, महाराजा धीराज को मतलब क्या बोलते हैं, राजाओं के राजा, इसकी भव्य उपाधि धारण करी, जो एक शक्तिशाली सम्राट होने का एक सूचक होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चले, तो ऐसे ही सभी अगर पेपर का आप आंसर की तुरंत चाहते हैं जैसे पेपर हो जाए, तो आप हमारे नंबर पर जो है पेपर भेज दीजिएगा। पेपर भेजेंगे किस नंबर पर, देखें हमारा पुराना नंबर जो है वो बंद हो चुका है, उस पर नहीं भेजना है आपको। आपको भेजना है किस पर, 9984, ठीक है, 9984 039 139, इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा। 9984 039 139 पर आप भेज दीजिएगा। और या आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, कोर्स में ज्वाइन होना है, तो भी आप एसएमएस इसी नंबर पर कीजिएगा। अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, इन सभी को लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। 100 रुपये फीस लगती है, जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, जिसमें तमाम सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, बहरहाल आप पेपर भेज दीजिएगा इस नंबर पर, जैसे पेपर होगा तुरंत भेजिएगा। पीडीएफ बना करके, साफ साफ पीडीएफ बना करके भेजेंगे, स्पष्ट तरीके से सीरियल क्रम में। आपका पेपर जल्द ही तुरंत सॉल्व करवा दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ताकि आप उसको मिला सकें। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आपका क्या आ चुका भैया, प्रश्न है प्रभावती गुप्ता कन्या थी। प्रभावती गुप्ता कन्या थी किसकी? प्रभावती गुप्ता किसकी कन्या थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास। प्रभावती गुप्ता जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की कन्या थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेर नागा की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। उनका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था प्रभावती गुप्ता का। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। कनिष्क प्रथम विश्वास करता था। कनिष्क प्रथम जो था बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क जो था कुषाण सम्राट था, बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था, चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया था और महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। 16 नंबर प्रश्न आ चुका। पुराणों के अनुसार 7 महान शासकों के वंश का क्या नाम था? तो पुराणों के अनुसार अगर देखेंगे तो 7 महान डायनेस्टी के जो वंश का इनका नाम था वो था आंध्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराणों में 7 महान शासकों को आंध्र या आंध्रवृत कहा गया है, क्योंकि उन्होंने संभवतः आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अपने शासन की शुरुआत करी थी, इसीलिए इनको कहा गया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 17 नंबर। खारबेल के इतिहास का मुख्य स्रोत मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से खारबेल के बारे में जानकारी मिलता है। कलिंग शासक था खारबेल, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग के शासक खारबेल की जीवन और उनकी उपलब्धियों का वर्णन जो है इसी में मिलता है। उड़ीसा में है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, उदयगिरी। अगला क्वेश्चन आ चुका 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। परम भागवत की उपाधि किसने धारण करी थी? तो परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत यानी भगवान विष्णु के परम भक्त की उपाधि धारण करी थी, जो उसके वैष्णव धर्म में विश्वास रखने का एक सूचक है। 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कनिष्क की राजधानी, कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर में हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुषपुर। कुषाण शासक कनिष्क की मुख्य राजधानी पुरुषपुर यानी वर्तमान में पाकिस्तान में जो पेशावर का इलाका पड़ता है वही पुरुषपुर हुआ करता था पहले। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका। चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने करी थी? चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता जो करी थी किसने करी थी बेटा? वो करी थी कश्मीर के कुंडलबन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र नाम के एक विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर का वसुमित्र ने करी थी। ठीक है, जबकि अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन से 21 नंबर। साकारी की उपाधि किसने धारण करी थी? साकारी, साकार की उपाधि धारण करी थी। साकार माने शकों का शत्रु या शकों को पराजित करने वाला। ठीक है, शक क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के जो शक क्षत्रप थे उनको हराया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने साकार की उपाधि धारण करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय साकार की उपाधि बताएं, साकार की उपाधि किसने धारण करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन विश्वास करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था वीरसेन, वो शैव धर्म में विश्वास रखता था। शैव धर्म कहाँ पर है आपका? डी ऑप्शन में शैव धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का महासंधि विग्रहक मंत्री था वीरसेन। वो उदयगिरी गुहालेख में पाशुपत होने का उल्लेख उसके मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है। चरक दरबार में थे। चरक किसके दरबार में रहा करते थे? तो चरक ऋषि जो थे किसके दरबार में रहते थे बेटा?
चरक मुनि जो थे किसके दरबार में रहते थे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रमुख चिकित्सक हैं चरक, कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे और प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता नाम के लेख को भी इन्होंने लिखा है। तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, किसके, कनिष्क के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सातवाहन राजा गाथा सप्तशती का लेखक था। सातवाहन राजा गाथा सप्तशती का लेखक कौन था? 24 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सातवाहन राजा गाथा सप्तशती का लेखक कौन था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके लेखक कौन थे, गाथा सप्तशती के लेखक कौन थे? बिल्कुल गाहा सतसई या गाथा सप्तशती, तो इसका लेखक थे हाल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था बेटा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है। ठीक है, उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका बेसिकली करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर ही। कुमार देवी रानी थी किसकी? कुमार देवी किसकी रानी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी कुमार देवी, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी दौहित्र, चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम के लड़के हैं समुद्रगुप्त, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। प्रथम रानी थी चंद्रगुप्त की, प्रथम की कौन? कुमार देवी। ठीक है, लिच्छवियों की वंश की राजकुमारी थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन थे? रघुवंश महाकाव्य के लेखक 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य के लेखक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रघुवंश महाकाव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य कालिदास ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी? तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी बौद्ध यात्री था फाहियान। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक ये रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका 29 नंबर प्रश्न है, गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त राजवंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विष्णुगुप्त अंतिम शासक था गुप्त वंश का। ठीक है, लगभग में 540 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 30 नंबर प्रश्न आ चुका है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल उसका नाम है वत्स भट्टी, वत्स भट्टी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गुप्त सम्राट गुप्त प्रथम के शासनकाल में 437 से लेकर के 438 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति यानी अभिलेख की रचना करी थी। 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गुप्त काल में महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। गुप्त काल में महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में जो है पाटलिपुत्र, नालंदा और मथुरा, ये तीनों प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने इस बात को कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बुद्ध चरित किसने लिखा है? बुद्ध चरित को लिखा किसने? अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन अश्वघोष ने, मतलब अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित। ठीक है, अश्वघोष संस्कृत में लिखा गया रचना है, भगवान बुद्ध की जीवनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय का जन्म जमाता कौन था, यानी दामाद? चंद्रगुप्त द्वितीय का जमाता कौन था? 34 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाता था जो है उसका नाम है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय जो था, इसकी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है किया गया था, इसलिए वह उसका जमाता यानी दामाद कहा जाता है। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राचीनतम स्रोत है, तो वो है आपका कौन? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाए। ऋग्वेद जो होता है सबसे पुराना जो है वेद है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मृच्छकटिकम की रचना किसने करी है? तो शूद्रक ने करी है। ये सारे प्रश्न मैंने आपको कई बार बता रखे हैं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आ चुका, उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त किया और उसके बाद में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के यानी जिसको रूपक कहते थे उस समय, रूपक को चलवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है 38 नंबर प्रश्न आ चुका है, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम की अगर बात की तो इस ग्रंथ को किसने लिखा है? इस ग्रंथ को लिखा है किसने लिखा बेटा? देवी गुप्तम, इसको किसने लिखा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देवी चंद्रगुप्तम की अगर बात की जाए तो इस पुस्तक को लिखा विशाख दत्त ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके भाई रामगुप्त की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है देवी चंद्रगुप्तम में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं है? समुद्रगुप्त की कौन सी उपाधि नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इनमें से। देखिए लिच्छवी दौहित्र ऋषि की उपाधि है। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम सर्वराजोच्छेता, ये तीनों हैं
क्योंकि विक्रमादित्य उसकी उपाधि नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लिच्छवी दोहित तो आपको पता ही है। ठीक है, सारे उपाधि यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, इसका मतलब क्या होता है? सर्व राजोच्छेद है, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। अश्वमेध पराक्रम का मतलब क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा पराक्रम इसके पास था। समुद्रगुप्त की सारी उपाधियां हैं। 40 नंबर प्रश्न आ चुका, वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था बेटा? बिंद शक्ति इसका संस्थापक था। ठीक है, 250 ईस्वी से लेकर के 270 ईस्वी के बीच में शासन था इसका। बिंद शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर, शक संवत का प्रवर्तक कौन था? शक संवत का प्रवर्तक कौन था बेटा? उसका प्रवर्तक था कनिष्क। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 ईस्वी से में शुरू होता है शक संवत। ठीक है, उसे कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था। ये बात है। वर्तमान में भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो होता है, तो शक संवत जो है वही होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 42 नंबर, रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था। रामगुप्त जो था वो किसका ज्येष्ठ पुत्र था? देवी चंद्रगुप्तम ने एक नाटक है, उस नाटक में बेटा जो है रामगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था रामगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वह अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले शासक बना भी था। ठीक है, लेकिन वह चूंकि उतना प्रतापी नहीं था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनेंडर की राजधानी बताएं, क्या हुआ करती थी? मिनेंडर की राजधानी क्या हुआ करती थी? 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। बताएं। यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनेंडर की राजधानी स्थित थी। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो गया साकल। साकल इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था? जैन धर्म का प्रबल अनुयायी जो था उसका नाम था खारबेल। इनमें से ठीक है, खारबेल जो था जैन धर्म का परम अनुयायी था। कौन? खारबेल। कलिंग नरेश खारबेल जैन धर्म का प्रमुख अनुयायी था। मिनेंडर कौन था? मिनेंडर की अगर बात कीजिए बेटा, तो मिनेंडर कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मिनेंडर जो था कौन था? मिनेंडर, फटाफट से आप बताने का मिनेंडर जो था वो कौन था? ग्रीक शासक था मिनेंडर एक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, ग्रीक शासक था। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न, शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इसका अभिलेख किया गया जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा उल्टा पुल्टा यहाँ पर बच्चों ने कर दिया है, देखें। चलिए लेकिन फिर से समझें। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को शक यमन पहलो निषूदन, बताएं, शक यमन पहलो निषूदन घोषित किया था किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाए थे? तो सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे बेटा? वो किसने? बिम कडफिसस ने जारी करवाए थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने छत्रप शासन प्रणाली विकसित की थी? छत्रप शासन प्रणाली कुषाण शासकों ने विकसित करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, कुषाण शासकों ने। कुषाण ने अपने विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए छत्रप यानी राज्यपाल प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया था। इस तरीके से डीडीयू का आपका पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। ऐसे ही आपको और भी पेपर सॉल्व करवाना तो आप जो है पीडीएफ को सेंड करेंगे, और शुक्ला डी पॉइंट चैनल जो हमारा, उस पर आप जो तैयारी पूरी कर पाएंगे अपनी डीडीयू विश्वविद्यालय की, या फिर महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए भी लेक्चर महत्वपूर्ण है, और जिसपे भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।